Hello students, today we are going to start a new chapter of 12th class solid state. All of you know about the matter. Matter consists of three parts. One is called solid, second is called liquid and third is gas. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन we have to limit up to this only solid, liquid and gas. गैस हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा था 11th के चैप्टर में गैस स्टेट में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ किया था, चार्ल्स लॉ किया था, गैलिसाक लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब की बातें हम लोगों ने गैस स्टेट में की थे। यानी गैस की पूरा डिटेल हम लोगों ने गैस स्टेट में 11th चैप्टर में किया था। लिक्विड स्टेट पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना है डिटेल्स में फिजिक्स में 11th चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में, और फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्या है स्टोक्स लॉ, क्या है सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब की बातें आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में की होंगी लिक्विड स्टेट में फिजिक्स में। गैस लिक्विड दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं फ्लूइड, जो आसानी से फ्लो कर सके। इसके अलावा सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग 12th के चैप्टर में, पूरा डिटेल थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल सारी बातें करेंगे हम लोग इसमें। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कैसा सॉलिड होता है, कितने टाइप का होता है, क्या अरेंजमेंट होता है, क्या इम्परफेक्शन होता है, क्या कंडक्टिविटी, क्या इंसुलेटर, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें इसी तरह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कि सॉलिड किससे किससे बना हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब भी मैं बोलूँ तो आपको ध्यान रखना है, या तो एटम में बोल रहा हूँ, या तो मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, या तो आयंस बोल रहा हूँ। एटम्स का बना हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का बना हो सकता है, आयंस का बना हो सकता है। सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस से बना होता है सॉलिड। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब भी मैं बात करूँ तो आपको समझना है एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से, आयंस। मैं इसमें से कोई एक ले लूँगा, मॉलिक्यूल्स ले लूँगा, एटम्स ले लूँगा, आयंस ले लूँगा। यस, इस तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अगर जनरल आपसे पूछा जाए, एक 3 फिगर बनाया हमने, तो ये आप देख कर ही पता लगा लेंगे कि इसको सॉलिड बोल सकते, इसको लिक्विड बोल सकते, और ये गैस है। क्यों ऐसा बोल सकते? आपको पता है ये दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो मैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे सबसे कम है, जबकि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा, जबकि गैस में सबसे ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। किस केस में? सॉलिड के केस में। इसके अलावा जब फोर्स दो पार्टिकल के बीच में ज़्यादा है तो फोर्स लगने से क्या होगा, डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर लिस्ट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर लिस्ट। नेक्स्ट, सॉलिड की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, रिजिड होगा एंड प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल है। प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब कितना भी आप प्रेशर लगा लें, फोर्स लगा लें, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर आगे हम बात करेंगे कि कुछ एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। अब नेक्स्ट है, आपको पता ही है, डेफिनेट शेप होगा एंड वॉल्यूम होगा। ये तो आप 9th से ही पढ़ते आए हैं। तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा। इसके बाद आप एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी है किसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। सॉलिड की डिफ्यूजन कैपेसिटी सबसे कम, जबकि गैस की डिफ्यूजन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा। इसमें लॉ भी दिया गया, पता ही आपको, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैस के लिए, सॉलिड जो कि डिफ्यूज करेगा नहीं, इसमें लॉ है नहीं। सो लेकिन कर भी सकता है थोड़ा बहुत। सो डिफ्यूजेज
एक्सट्रीमली स्लो। एक्सट्रीमली स्लो इसलिए, या आपने कैम्फर का नाम सुना होगा, सॉलिड है तो क्या डिफ्यूजन कैपेसिटी थोड़ी बहुत है ही उसमें। अब मोशन की बात करें तो मोशन आपको पता ही है, मोशन कितने टाइप का हो सकता है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। तो सॉलिड किस टाइप का मोशन शो करता है, तो मोशन इज क्या, मोशन इज वाइब्रेटरी ओनली, दैट इज पार्टिकल जो है क्या करेंगे, पार्टिकल्स oscillate about their mean position. So motion इसमें वाइब्रेटरी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सॉलिड। क्या क्या फीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा हो सकते हैं, लेकिन इतने काफ़ी है। वाइब्रेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है कि ऑसिलेट करेगा, और वाइब्रेटरी का मतलब है सॉलिड स्टेट में हर एक पार्टिकल मोशन में ही रहता है। कौन सा मोशन, वाइब्रेशन मोशन में। जबकि आपने देखा होगा सेल में, आप जब बायो के स्टूडेंट होंगे तो सेल में देखा होगा एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है साइटोसिस, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। तो ये है आपका सॉलिड का फीचर्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन। On the basis of arrangement of constituent particle, जो पार्टिकल्स क्या है आपको बता दिया शुरू में। इस बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड क्या है, इसको समझने के लिए डिफरेंस से समझते हैं। एक पार्ट भी हो जाएगा और समझ भी लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस में क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, और क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं, एमोर्फस किसको बोलते हैं। सो टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, स्टार्ट करते हैं। So first one is called crystalline solid and second one is called amorphous solid. So first point क्या होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उस सॉलिड को बोलते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो वेल अरेंज होते हैं अलोंग द 3 एक्सिस। सो पहला वेल arrangement of constituent particles along 3 axis। इसमें वेल अरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या लिखें, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल along 3 axis। सेकेंड वन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एक फिनोमेना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है जिसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपी, जबकि ये क्या शो करेगा, आइसोट्रॉपी। अब आपको पता है करना वाली एनिसोट्रॉपी एंड वाली आइसोट्रॉपी।
एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी में डिफरेंस करने से पहले एक अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट ही बना लें, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट बना लें। एक फाइनेंस की बात कर लें, पॉजिटिव ये वेल अरेंजमेंट है किसका, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अलोंग द 3 एक्सिस। इसमें अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो इरेगुलर होगा, अब इसके अरेंजमेंट देखिए तीनों एक्सिस पे। दिस इज related to the x-axis, this is the y-axis, and this one is the z-axis. So this is the x, this is the y, और this is the z. अब इस एक्सिस पे आप देखेंगे तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको हमेशा मिलेगा, दिस इज द पॉजिटिव पॉजिटिव वन टाइप का पार्टिकल्स। इस एक्सिस पे आप देखेंगे तो एक ही टाइप का पार्टिकल्स मिलेगा, जबकि इस एक्सिस पे देखेंगे तो डिफरेंट पार्टिकल मिलेगा, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए along 3 डिफरेंट एक्सिस, तो आपको इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे वो फिजिकल फिनोमेना क्या है, डिफरेंट लगेगा। जैसे अगर कंडक्टिविटी की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। जबकि इसमें देखिए एक्स एक्सिस की बात कर लें, वाई एक्सिस की बात कर लें या जेड एक्सिस की बात कर लें, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। ये 3 एक्सिस पे आप देखेंगे तो आपको सब में पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका होमोजेनियस अरेंजमेंट है, और इस होमोजेनियस के कारण क्या होगा, इस तीनों एक्सिस पे कोई फिजिकल फिनोमेना, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें या कोई बात कर लें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें, क्या होगा, डिफरेंट शो नहीं करेगा, सेम शो करेगा। सो द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी, द फिनोमेना इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या लिखी, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में तो डेफिनेशन लिख ही सकते हैं हम लोग, लिखी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा ही होगा आपने, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। So physical property like melting point, boiling point, and refractive index etc. are different along 3 axes. The phenomena is called what? Anisotropy. उसमें आप टॉपिक लिख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc. आर सेम अलोंग 3 एक्सिस, द फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, आइसोट्रॉपी। सो these are the difference of what, anisotropy and isotropy. Anisotropy are shown by which type of solid, answer crystalline solid, whereas isotropy are shown by which type of solid, this is the amorphous. Next point, third, let's say show sharp melting point, sharp melting point. Answer ये do not show what, sharp melting point, sharp melting point, that is before melting it becomes soft. What does it mean, sharp melting point? आपको पता है कोई भी सॉलिड लिक्विड में अगर कन्वर्ट होगा तो एक टेम्परेचर होगा जिस पे ये कन्वर्ट करेगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्सन। जिस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, जबकि इसमें ऐसी बातें नहीं हैं। सॉलिड तो है लेकिन लिक्विड स्टेट में आने से पहले डिफरेंट स्टेट शो करेगा, मतलब लिक्विड स्टेट में आने से पहले क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा।
जब आप प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक को थोड़ा गर्म कीजिए, सॉफ्ट होगा, उसके बाद ये दे उसके मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका वाइड रेंज है टेम्परेचर का, मेल्टिंग पॉइंट का। जबकि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इट कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड इनटू कंप्लीट लिक्विड, दैट्स व्हाई इट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट डू नॉट शो द शार्प मेल्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसको कट किया जाए, व्हेन इट इज कट with sharp tools, sharp tools अगर कट किया जाए, the newly bond surface is smooth। मतलब अगर इस कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जो न्यूली बॉन्ड सरफेस आएगा वो प्लेन होगा और क्या होगा, स्मूथ होगा। जबकि इसमें क्या होगा, न्यूली बॉन्ड सरफेस क्या होगा, रफ होगा। मतलब अगर ये एमॉर्फस सॉलिड है, कट करेंगे तो न्यूली बॉन्ड सरफेस जो होगा वो क्या होगा, रफ होगा। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, देखिए हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रू सॉलिड, दे आर रिगार्डेड एज द ट्रू सॉलिड, जबकि ये क्या कहलाएगा, स्यूडो सॉलिड, और इसी को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट इज ट्रू सॉलिड? ट्रू सॉलिड की बात करें तो एक मेटल लेते हैं और मेटल लेते हैं, आपको पता ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, कहीं भी रख दें इसको, फ्रिज में रख दें, हाई टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर, ये अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म मेंटेन रखेगा। जबकि ग्लास की बात करें, जो कि एमॉर्फस होता है, हम बात करेंगे, तो कांच जिसको बोलते हैं, ये ग्लास है, जब आप इसे देखेंगे कहीं लगा हुआ खिड़की विंडो पे या डोर पे, तो आप देखोगे कि ये नीचे वाला जो है वो लेयर थोड़ा सा थिक है और ऊपर वाला लेयर क्या है, वो थोड़ा सा थिन है। इसका क्या मतलब है, ये अपने पोजीशन, अपने मास के कारण नीचे फ्लो करता है, नीचे फ्लो करता है। इसका मतलब नीचे ये पोर्शन थिक हो गया है, ऊपर थिन है। इसका मतलब क्या है, ये फीचर्स नहीं है ट्रू सॉलिड का, ये फीचर्स किसका है, एमॉर्फस सॉलिड का, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब आगे हम बात करेंगे। सुपर कूल का मतलब है कि सडनली इसको क्या किया गया, कूल कर दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए इस एमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट कर दिया गया, मेल्टिंग मतलब लिक्विड स्टेट में है, और एकाएक इसको क्या करें, ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो जितने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो अपने अपने प्लेस पे लैटिस साइड पे नहीं बैठ पाएंगे। व्हाट इज लैटिस साइड हम आगे डिस्कस करेंगे। अपने अपने पोजीशन पे क्या करेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, अपने पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे, और ऑक्युपाई नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, इधर उधर मतलब वेल अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। नेक्स्ट की बात करें तो आपको पता है क्या आप क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आंसर है कर सकते हैं। तो आगे डिफरेंस करेंगे। अब ट्रू सॉलिड क्यों बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहा जाता है। दिस सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दिस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है काफ़ी हाई डिस्टेंस पे भी रेगुलर अरेंजमेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। कुछ डिस्टेंस पे देखेंगे आप रेगुलर अरेंजमेंट है, कुछ डिस्टेंस पे देखेंगे जैसे यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे जाने पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, फिर जाएंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा आपको, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, जबकि ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। सो शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये फीचर्स किसका है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का होता है। नेक्स्ट है ये सिमेट्री को कोलेज करता है।
पॉजिटिव सिमेट्री। सिमेट्री आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर अब जैसे यहाँ सिमेट्री हमने देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कि एक ऐसा पार्ट किया कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये चूंकि रेगुलर अरेंजमेंट है तो इस पार्ट में भी सेम अरेंजमेंट, इस पार्ट में भी सेम अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब एक्चुअल सेम फिगर, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। जबकि इसमें क्या है, अगर आप कट करेंगे तो आपको रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, सिमेट्री पॉजिटिव नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं इसमें क्या, नॉट पॉजिटिव पार्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आगे हम लोग डिटेल्स करेंगे कि कौन कौन सा सिमेट्री सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, किस लाइन सॉलिड में पाया जाता है, तो हम लोग बात करेंगे। तो ये सिमेट्री को पॉजिटिव करेगा, ये सिमेट्री को पॉजिटिव नहीं करेगा। सिमेट्री को पॉजिटिव करने के कारण एक इसमें डिफिनिट इंटरफेशियल एंगल होगा। मतलब अगर लैटिस छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट सेल, एक यूनिट सेल निकालें दूसरा यूनिट सेल निकालें, सबका क्या है, इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर एक सब्सटेंस का क्रिस्टल कहीं भी है तो उसका फिक्स इंटरफेशियल एंगल होगा, जबकि अमॉर्फस में ये पॉसिबल नहीं है। सो डेफिनिट इंटरफेशियल एंगल, जबकि इसमें लिखेंगे क्या, इंडेफिनिट इंटरफेशियल एंगल। इसके कारण इसका रेगुलरिटी एट एक्सटर्नल सरफेस, रेगुलरिटी मिलेगा आपको एक्सटर्नल सरफेस में, जबकि ये इरेगुलर रहेगा एक्सटर्नल सरफेस के इसमें। मतलब एक्सटर्नल सरफेस से आप इसका अपीयरेंस देखेंगे तो रेगुलर रहेगा, जबकि इसका क्या रहेगा, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा, इसका इरेगुलर होगा। नेक्स्ट है ये इनकम्प्रेसिबल है, चाहकर भी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि इसको कंप्रेसिबल एट सम एक्सटेंट, कंप्रेसिबल टू द स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल अमाउंट तक, स्मॉल एक्सटेंट तक इसको क्या करें, कंप्रेस कर सकते हैं। सो दे आर कंप्रेसिबल टू द स्मॉल एक्सटेंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। व्हाट डज इट मीन कि ये इनकम्प्रेस, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कितना भी प्रेशर लगा दें, कितना भी फोर्स लगा दें, जबकि इसको कंप्रेस थोड़ा तक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो द process for the conversion of crystalline solid into amorphous is called what? Process is called quenching. प्रोसेस क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। जबकि इसमें एमॉर्फस से क्या क्रिस्टलाइन में कन्वर्सन पॉसिबल है? आंसर है हाँ है। जब ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, और द फिनोमेना इज कॉल्ड एनेलिंग। द फिनोमेना इज कॉल्ड एनेलिंग। सो these are the difference between the crystalline solid and amorphous solid. Now very important बात, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात करें एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल्स को देखना है, समझना है, तो दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल में नाम सुना होगा डायमंड का, नाम सुना होगा ग्रेफाइट का, नाम सुना होगा NaCl का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, CaF2, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, जिंक प्लेट पता है आपको, BTC। जबकि एमॉर्फस की बात करें तो आपको इसमें लिमिटेड एग्जाम्पल है, याद रखना आपको, रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, पीच को ही बोलते हैं, पता ही आपको, कोल तार कहाँ से प्रेम होता है पता ही आपको, कोल तार कोल का जब करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो मिलेगा आपको एक प्रोडक्ट कोल तार, इसको बोलते हैं पीच। इसके अलावा सिलिका, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिलिका क्या है तो आंसर होगा आपका सिलिका क्रिस्टलाइन भी हो सकता है
और एमॉर्फस भी हो सकता है। क्रिस्टलाइन क्रिस्टा को क्रिस्टलाइन सिलिका को बोलते हैं क्वार्ट्ज, स्पेशल नेम है सिलिका का, क्रिस्टलाइन फॉर्म के क्वार्ट्ज बोलते हैं। जबकि एमॉर्फस सिलिका को एक स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एमॉर्फस सिलिका इज वेरी यूजफुल और किस में यूज किया जाता है, याद रखिएगा, फोटोवोल्टेइक सेल। इसके यूज कहाँ किया जाता है, एमॉर्फस के फॉर्म में, कहाँ, फोटोवोल्टेइक सेल में। तो सिलिका क्या है, आंसर है दोनों है, लेकिन सिलिका का कौन सा फॉर्म, क्रिस्टलाइन, आंसर क्वार्ट्ज, जबकि एमॉर्फस फॉर्म क्या, फोटोवोल्टेइक सेल। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमर्स में पॉलीथीन। पॉलीथीन दो टाइप का आपको मिलेगा, एक को बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक को बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों का बनाने का तरीका अलग है। एक में जिबरेलिन कैटलिस्ट यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, मतलब इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, लो डेंसिटी पॉलीथीन में सिंपल पेरोक्साइड इनिशिएटर के फॉर्म में लिया जाता है। तो हम बात करेंगे टेम्परेचर की, वो बात करेंगे पॉलीमर्स में। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लेकिन अगर पॉलीथीन पूछा जाए तो आंसर पॉलीथीन क्या होगा, आंसर वो होगा। लेकिन पॉलीथीन में दो टाइप, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन किस में होगा, एमॉर्फस में होगा। ये बात याद रखिए। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलीथीन और ये एमॉर्फस में लो डेंसिटी पॉलीथीन, और ये सब हम पॉलीमर्स में बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रबर आपने पढ़ा होगा, नेचुरल रबर होता है, आर्टिफिशियल रबर होता है। नेचुरल रबर ये फिर पॉलीमर्स का ही बात करेंगे। रबर नेचुरल रबर बोलते किसको हैं, आइसोप्रीन को, जबकि आर्टिफिशियल रबर किसको बोलते हैं, नियोप्रीन को। आइसोप्रीन 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, जबकि नियोप्रीन 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। ये सब आप याद रखिए, आगे आपको मिलेगा और आप आगे याद रखेंगे। सो दीज आर द फीचर्स, these are the difference of the crystalline solid and amorphous solid. So these are the part of the solid state.